नमस्कार दोस्तों, जिस डिवाइस को आप देख रहे हैं इसको एटीएस यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच बोलते हैं। इसकी वायरिंग, वर्किंग और एप्लीकेशन क्या है, हम आज इसको काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो इसका टर्मिनल दिया हुआ है इसका यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल में कनेक्शन करके हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एटीएस यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच क्या होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच हम तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग पावर सोर्स जैसे कि मेन पावर सप्लाई और जनरेटर की पावर सप्लाई के बीच में स्विचिंग करना होता है। तो उस केस में हम एटीएस का यूज करते हैं। एटीएस आपका ये सिंगल फेज भी हो सकता है, एटीएस आपका थ्री फेज भी हो सकता है। जो आप एटीएस यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगल फेज एटीएस है। इस एटीएस का यूज अपने होम अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक पर्पज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर हाउस वायरिंग करते हैं तो कई घरों में हमारे पास मेन सप्लाई जो हमारे ट्रांसफार्मर से आती है, सेकेंड सोर्स में मैं बात करूं तो आपका जनरेटर हो सकता है या फिर आपका सोलर पैनल हो सकता है। तो सोलर पैनल या फिर जनरेटर स्विच ये जो मेरे सप्लाई हैं इन सप्लाई को हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी पावर सप्लाई बोलते हैं। जो मेन पावर सप्लाई होता है वो आपके ट्रांसफार्मर से आता है। तो मेन पावर सप्लाई और सेकेंडरी पावर सप्लाई के बीच में स्विचिंग कराने के लिए आपको यूज करना होता है एटीएस यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। जो ट्रांसफर स्विच आप ये देख रहे हैं ये सिंगल फेज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास थ्री फेज ये एटीएस है। ओके, जहां पे नॉर्मल पावर सप्लाई और स्टैंड बाई पावर सप्लाई लिखा हुआ है। इस अगर थ्री फेज की वायरिंग समझना चाहते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं, इन पॉइंटों को कैसे यूज करेंगे, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ये समझा दूंगा कि थ्री फेज पावर सप्लाई का कैसे आप कनेक्शन करेंगे और इन सारे पॉइंटों का क्या मतलब है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सिंगल फेज एटीएस का हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं एटीएस की वायरिंग करूं इससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे आर पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे यू एन और एन ओ एन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यू आर आर ओ एन लिखा हुआ है। कुछ इंडिकेटर्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक डीप स्विच दिया हुआ है। ये डीप स्विच ऑटो और मैनुअल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ऑटो केस में है तो जैसे ही इसकी मेन सप्लाई और सेकेंडरी पावर सप्लाई दोनों कनेक्ट होता है तो कोई भी एक पावर सप्लाई फेल होता है तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ओके, ऑटोमेटिक अपने पोजीशन को चेंज कर देता है। तो ये मैनुअल में रहता है। जब आप ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिक ये स्विचिंग करना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए चलिए मैं यहाँ पे आपको वायरिंग पहले समझाता हूँ और इसको और रोटेट करा के दिखाता हूँ यानी स्विचिंग करा के दिखाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट्स दिया है इसका यूज बताऊंगा और इसका यूज करके कैसे आप कनेक्शन करोगे ये पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे आर लिखा हुआ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेन पावर सप्लाई कौन है और सेकेंडरी पावर सप्लाई क्या है। तो ये मेरा मेन पावर सप्लाई का पॉइंट है और ये मेरा सेकेंडरी पावर सप्लाई का पॉइंट है। इस बात को समझने के लिए आप इसके इंडिकेटर को समझ सकते हैं। यू आर मीन्स अर्जेंट, आर मीन्स रन और ओ एन मीन्स ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। अर्जेंट यानी जो सेकेंडरी पावर सप्लाई वो अर्जेंट पावर सप्लाई है तो इसको यू आर से बोलेंगे अर्जेंट पावर सप्लाई। आर ओ एन का मतलब होता है रन ऑन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मेरी ये पावर सप्लाई आएगी तो यू आर इंडिकेटर को ग्लो करेगा। अगर मेरी इसी पावर सप्लाई से लोड अगर रन है तो आर ओ एन इंडिकेटर ग्लो करेगा। इसी तरीके से अपर यानी मेन पावर सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, यू एन अपर पावर सप्लाई यानी मेन पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन ओ एन नॉर्मल रन को, नॉर्मल ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नॉर्मल ऑन मीन्स जो मेन पावर सप्लाई है, अगर इस मेन पावर सप्लाई से आपका इंडिकेटर या फिर लोड चल रहा है तो उस केस में एन ओ एन ग्लो करेगा। चलिए दोस्तों अब मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूं। तो देखेंगे कि मेरे पास टू पोल के दो एमसीबी हैं
एक मेन पावर सप्लाई के लिए और एक सेकेंडरी पावर सप्लाई के लिए। इनकेस मैं अगर ब्रेक करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ, या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए मैं एमसीबी यूज कर लूंगा। अगर मैं इसको, ये इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ध्यान देंगे कि ये अपर पॉइंट इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका मेन पावर सप्लाई का आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इधर पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे ए और एन लिखा है। ए आपका फेज को रिप्रेजेंट करेगा यानी लाइव वायर को रिप्रेजेंट करेगा, एन आपका न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए मैं ये वाली वायर यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसके ए जो मेरा फेज की वायर है मैं इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। सेम टू सेम इसी तरीके से मुझे इसका न्यूट्रल पॉइंट भी कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहां पे इसका कनेक्ट कर दिया और इसमें इस वाले पॉइंट पे मैं अपना सेकेंडरी पॉइंट जो न्यूट्रल पॉइंट है इस पॉइंट को अब मैं कनेक्ट करता हूं। ये न्यूट्रल पॉइंट किसका है? ये मेन का न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, तो मैं इसके साथ यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको सेकेंडरी पावर सप्लाई जो यहां पे आने वाली है यानी आर सेकेंडरी जो रिक्वायर्ड पावर सप्लाई या फिर अर्जेंट पावर सप्लाई इसे बोल सकते हो, इस पे मैं यही काम करने वाला हूं। तो यहां पे भी ए और एन लिखा है। ए मींस लाइव या फिर फेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं यहां पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं जो सेकेंडरी पावर सप्लाई है। देखिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं एक बार सिंपल, और इसके बाद मैं यहां पे न्यूट्रल को एन वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। ध्यान देंगे कि आपका लाइन और न्यूट्रल अलग अलग होने चाहिए। मैंने इस तरीके से यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको सही करके दिखाऊं तो यहां पे देखेंगे कि मैंने यहां पे इनपुट को कनेक्ट कर दिया है। अब आउटपुट की एटीएस की मैं बात करूं आउटपुट की, तो आउटपुट का पॉइंट ये है, जो सेकेंडरी पावर सप्लाई का आउटपुट पॉइंट ये है, और प्राइमरी मींस मेन पावर सप्लाई का आउटपुट पॉइंट ये है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो आप देखोगे यहां पे भी ए और एन लिखा है, ए और एन यहां पे भी लिखा हुआ है। अब यहां पे वायरिंग करते समय विशेष ध्यान देंगे कि कैसे करना है। अब देखिए लोड तो मेरे पास सिर्फ यही है। इस लोड को मुझे किसी एक ही पावर सप्लाई से चलाना है, चाहे मेन पावर सप्लाई से, चाहे इस वाले पावर सप्लाई से, सेकेंडरी पावर सप्लाई से। तो इस केस में कैसे वायरिंग करते हैं दोस्तों, दो देखेंगे कि यहां पे जो एन है दोनों को आपस में लूप करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? दोनों को आपस में लूप करना होता है। तो मैं यहां पे इसको फंसा के यहां पे मैं इसको कनेक्शन कर देता हूं। इन दोनों को लूप करना होता है और इसी किसी भी पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, अपने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से वायर को कट करके भी आप अपने टर्मिनल ब्लॉक में ले सकते हैं। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान देंगे, एन के ही साथ में लूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एन आप ए के साथ कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे, एन पॉइंट एन के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए और इस एन के साथ ही मैं अपना लोड कनेक्ट कर देता हूं। यहां से जो ये एन पॉइंट है, इस एन पॉइंट से मेन सप्लाई ले जाके आप अपने एमसीबी में भी दे सकते हैं या फिर अपने टर्मिनल ब्लॉक पे भी दे सकते हैं। तो मैं यहां पे कोई टर्मिनल ब्लॉक नहीं यूज किया हूं, तो मैंने क्या किया, एन को लूप करके और इसी एन से मैंने अपने बल्ब का न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब आप जानते हैं कि इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, ए भी पॉइंट शॉर्ट करने होंगे। तो मैं इस ए पॉइंट को यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। ओके, इस तरीके से मैं ए पॉइंट को भी कनेक्ट कर देता हूं और यही ए वाली पॉइंट मेरा यहां पे इसके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। और मेरा जो बल्ब है, बल्ब का ये पॉइंट जो मेरा लाइन पॉइंट है, मैं इसके साथ यहां पे कनेक्ट करूंगा। तो अभी मैंने यहां पे फंसा दिया है और मैं इसको यहां पे कनेक्ट करता हूं। इस तरीके से मैं इसको टाइट भी कर देता हूं। यहां से एक्चुअली अगर आप जब लोड कनेक्ट करोगे ना, तो ये वाली जो सप्लाई है ले जाके अपने टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट कर देना है। चलिए, मेरे पास सिंपल इतना कनेक्शन डन हो चुका है। अब इस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए मैं इधर प्राइमरी सप्लाई एमसीबी फिलहाल ऑफ करता हूं। यहां से प्राइमरी सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूं और ये सेकेंडरी सप्लाई, मेरे पास कोई सोलर पैनल नहीं है तो मैं इसी बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूं। ओके, आप इसको समझना कि ये सेकेंडरी पावर सप्लाई है। दोनों एमसीबी मेरे क्या हैं, ऑफ हैं। अभी इसका मतलब वर्किंग समझिएगा। जैसे ही मेन एमसीबी ऑन करता हूं, मेन एमसीबी ऑन किया, मेरा बल्ब ग्लो हो गया। देखेंगे कि ये मेरा बल्ब ग्लो हो चुका है और यहां पे UN जो है, जो नॉर्मल रन है, ये मेरा ग्लो होना शुरू हो चुका है। तो देखेंगे कि ये मेरा बल्ब ग्लो हो गया है और यहां पे UN और NON मींस नॉर्मल रन इंडिकेटर मेरा ग्लो कर रहा है। यानी ये बता रहा है कि मेन पावर सप्लाई से आपका लोड कनेक्ट है।
क्या होगा अगर मैं ये वाली जो सेकेंडरी लोड को भी ऑन कर दूं? जैसे ही मैं सेकेंडरी लोड को ऑन करता हूं तो यहां पे देखेंगे कि यू आर इंडिकेटर ग्लो है। यू आर मींस अर्जेंट रन को रिप्रेजेंट करता है। अर्जेंट मींस जो सेकेंडरी पावर सप्लाई है ये ऑन है, बट इस सेकेंडरी पावर सप्लाई से लोड, ये जो लोड है ये सेकेंडरी पावर सप्लाई से नहीं चल रहा है, ये मेन पावर सप्लाई से चल रहा है, यानी NON नॉर्मल ऑन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर क्या होगा कि मेन सप्लाई को मैं बंद कर देता हूं, जैसे ही मेन सप्लाई को बंद किया देखेंगे एटीएस अपने आप रोटेट हो गया और यहां पे RON इंडिकेटर ग्लो होने लगा, यानी रन ऑन इंडिकेटर ग्लो होने लगा है। यानी ये बता रहा है ये जो लोड चल रहा है ये आपका लोड सेकेंडरी पावर सप्लाई से चल रहा है। अगर क्या होगा मैं मेन पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा और ऑटोमेटिक स्विच करके ये क्या करने लगा, मेन पावर सप्लाई पे स्विच कर दिया, यानी ये इंडिकेटर बंद हो गया। यानी ये सेकेंडरी पावर सप्लाई तो आ रहा है लेकिन मेरा लोड है जो मेन पावर सप्लाई से चल रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको मैनुअल में कर दूं, देखेंगे कि ऑटो में है, इस तरीके से मैं इसको फेल करता हूं तो ये रोटेट हो जा रहा है। अगर मैं इसको मैं फेल कर दूं, इसको भी आप कर दूं तो क्या होगा, लोड बंद रहेगा क्योंकि आपने इनपुट भी बंद कर रखा है, सेकेंडरी का भी और प्राइमरी का भी आपने बंद कर रखा है। अगर मेन करता हूं ऑन तो तुरंत ये एटीएस को रोटेट करके ये क्या करेगा, मेन लोड पे शिफ्ट कर देगा। तो ये स्विचिंग इसके मेन पावर सप्लाई पे डिपेंड करेगा। अगर देखिए, अगर मैं यहां से मैं बात करूं, इसको मैनुअल मोड में कर देता हूं, मैनुअल मोड में कर दिया और मैं इसको ऑन करता हूं। अगर मैं इसको अब मेन को बंद करता हूं, ये तो ऑटोमेटिक स्विच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसको मैनुअल में कर रखा है। अगर आप अब इसको ये जो मेरा सप्लाई है आप इसे चलाना, सेकेंडरी से चलाना चाहते हो तो आपको मैनुअली इसे क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। अगर आप ऑटो में चाहते हो तो आप इस स्विच को ऑटो में कर दो और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चलने लगेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था इंडिकेटर का कैसे यूज करेंगे, तो इंडिकेटर वाली पॉइंट को चलिए मैं समझा देता हूं एक बार। देखेंगे कि इंडिकेटर की मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे 1 2 और 3 4 5 6, यानी 4 5 6 ये मेरा जो सेकेंडरी है सप्लाई इसके लिए ये पॉइंट है, और ये जो प्राइमरी सप्लाई है मेन पावर सप्लाई इसके लिए 1 और 2 और 3 पॉइंट है। यहां पे अलग से आपको न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो 3 नंबर पॉइंट है इसका न्यूट्रल पॉइंट है और यहां पे 1 और 2 इसका लाइन पॉइंट है। अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करूं तो इसका 6 नंबर पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है और 5 और 4 इसका लाइन का पावर सप्लाई है। चलिए मेरे पास एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को मैं कनेक्ट करता हूं तो देखेंगे कि अगर मैं इसको कनेक्ट करके और रन करके दिखाऊं तो मैं यहां पे इसको तो मैं यहां पे कनेक्शन कर देता हूं। यहां पे मैं इसके न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूं। अलग से पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है, यही पावर सप्लाई काम करेगा। और इसके अलावा यहां पे मैं नॉर्मल रनिंग के लिए यूज कर लेता हूं। अगर आप इस वाले पॉइंट का यूज करेंगे तो जब ये नॉर्मल मीन्स सेकेंडरी लोड से चलेगा तभी जाके ये मेरा इस पॉइंट पे सप्लाई आएगा। अगर इस पे लोड पे नहीं चलेगा तो इस वाले यानी 4th नंबर ये पॉइंट ये बताएगा कि सेकेंडरी पावर सप्लाई से लोड नहीं चल रहा है तो 4th नंबर पे इंडिकेटर ग्लो होगा। अगर सेकेंडरी लोड से आपका लोड मेन और सेकेंडरी पावर सप्लाई से आपका मेन लोड कनेक्ट है तो इसका पॉइंट नंबर 5 यूज करेंगे। कौन सा पॉइंट नंबर यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। अगर मैं पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा वायरे ये लाइन न्यूट्रल आपस में टच ना हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मेरा एक इंडिकेटर भी कनेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। ओके, आपका ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर कब ग्लो होगा, जब इस सप्लाई से ये मेरा लोड ऑन होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। दोबारा से ये पावर को ऑन करता हूँ और ये भी पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ। अभी मेरा इंडिकेटर बंद है। अब क्या होगा, मैं इसको बंद करूँगा, देखेंगे कि ये मेरा इंडिकेटर ग्लो हो गया है। अगर ये मैंने इसका कितने नंबर पॉइंट यूज़ किया है, 4th नंबर। अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ, ये जैसे ही मैं ऑन किया मेरा लोड इस मेन सप्लाई से ऑन हो गया और ये मेरा इंडिकेटर बंद है। यानी आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपका सेकेंडरी जो पावर सप्लाई सोर्स है, जो जनरेटर या फिर सोलर सेल है, उससे आपका लोड नहीं चल रहा है। तो आप इस तरीके से इसका इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं पावर को कट करता हूँ सो दैट एक बार और समझा दूँ आपको।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर मैं 4th नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया होता तो इसमें अगर सेकेंडरी पावर सप्लाई पे आता ना तो ये इंडिकेटर ग्लो होता। ओके, अगर मैं इसी तरीके से आप मेन के भी साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी वाली के ट्राई करके दिखाऊँ आपको, तो एक पॉइंट को देखिएगा, मैं सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी वाला अगर MCB ऑन रहेगा, अगर यानी यहाँ तक सप्लाई यहाँ पे आ रही होगी तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा। चलिए मैं एक बार और आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। मैंने लगाया, देखेंगे कि ये मेरा इंडिकेटर ग्लो है। अगर मैं इस MCB को बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। यानी ये सेकेंडरी पावर सप्लाई अगर यहाँ तक पहुँच रहा होगा तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा। ये कब ग्लो होगा? जब आप इसका कनेक्शन 6 और 4 नंबर पर करेंगे। 6 नंबर इसका न्यूट्रल पॉइंट है, 4 नंबर इसका पावर इनकमिंग का पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे सप्लाई आ रही होगी तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा। अगर आप इस सेकेंडरी पावर सप्लाई से अगर लोड चल रहा है तो आप इसके 5 नंबर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से आप 1 और 2 का भी यूज कर सकते हैं। 1 का यूज करेंगे यानी यहाँ पे सप्लाई आएगा तो एक पे सप्लाई मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ये आपका 3 नंबर का पॉइंट है। अगर इससे मेरा मेन लोड चल रहा है तो 2 नंबर की पॉइंट पे आपको सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से सिंगल फेज ATS का वायरिंग कर सकते हैं। आप इंडिकेटर को कनेक्ट करके आप अपना फीडबैक लेके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि ATS की वायरिंग कैसे करते हैं, ATS क्या चीज होता है और ATS का यूज आप कहां पे करोगे। ओके, अगर मैं ATS की बात करूं, चलो मैं समराइज करा देता हूं। अगर ATS की बात करो तो ATS का यूज आप हॉस्पिटल में कर सकते हो या फिर डेटा सेंटर में कर सकते हो, जहां पर पावर फेलियर के दौरान कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे कि हॉस्पिटल हो सकता है या आपका डेटा सेंटर हो सकता है, फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, जहाँ पे मशीन का डाउन टाइम कम करना वहाँ पे यूज कर सकते हो। होम और कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हो बैकअप के तौर पे, जैसे कि ऑटोमेटिक जनरेटर से आपका लोड चलाने के लिए आप ATS का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरे वीडियो में आपने सिंगल फेज ATS के बारे में समझा होगा और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में समझे होंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अगर आपको 3 फेज ATS के बारे में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी वायरिंग सेम टू सेम ऐसे ही करके आपको बता दूंगा। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।